Good morning, students. I am your economics teacher Navdeep. In my previous video, we started chapter number 2, collection of data of statistics for economics. In that video, we studied about some primary methods of data collection. Today, we are left with only one topic of primary sources, that is telephonic interview. We will cover this today, and along with this we will cover how to construct a questionnaire for mailing surveys, and then we will do some secondary sources published and unpublished for collection of data. So let's start. Firstly, we will do what are the qualities to make a good questionnaire. जब एक क्वेश्चनेयर बनाया जाएगा तो किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उस क्वेश्चनेयर में। तो सबसे पहले है लिमिटेड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। हमारे जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहेंगे क्वेश्चनेयर में वो लिमिटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 40-50 क्वेश्चंस उसमें डाल दिए, तो इतना किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो 40-50 क्वेश्चंस को बैठ के फिल करे, तो लोग उसको अवॉइड करेंगे। इसलिए हमारे जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो लिमिटेड होने चाहिए, 10, 12, 13, बस इतने। उसके बाद सिंप्लिसिटी, हमारे जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को एक बार ही पढ़ने से समझ आ जाए। वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए, लूसिड एंड क्लियर। लूसिड मीन्स प्रिसाइज नेचर के होने चाहिए वो क्वेश्चंस। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए, मतलब उनका जो सीरियल ऑर्डर है वो बिल्कुल सही हो, एग्जैक्ट हो। ऐसा ना हो कि पहले जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो ऐसा लग रहा हो पढ़ने से कि ये बाद में पूछा जाना चाहिए था, जो बाद में पूछा वो पहले। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर आपसे पहले ये पूछ लिया जाए कि आप 1 मंथ में कितने रुपीज़ की ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, और बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो ये सूटेबल नहीं है। पहले क्या पूछना चाहिए था कि क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, उसके बाद पूछना चाहिए था कि अगर करते हैं तो कितने की करते हो। ये प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए इस वे में। नो अनडिज़ायरेबल क्वेश्चंस, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए कि जिनका आंसर नहीं देना चाहता रिस्पोंडेंट किस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना चाहेगा, जो बहुत ही ज़्यादा पर्सनली अटैच्ड हैं, मतलब जो उसकी पर्सनल फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं जो क्वेश्चंस। नॉन कंट्रोवर्शियल्स, हमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए जब हम क्वेश्चनेयर प्रिपेयर कर रहे हैं जिनकी वजह से कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। हमें क्वेश्चनेयर को जब हमने बना लिया तो एक पायलट सर्वे करना चाहिए। पायलट सर्वे एक तरह से टेस्ट होता है जिसमें जब क्वेश्चनेयर तैयार हो गया तो हम उसे लार्ज स्केल पर उस क्वेश्चनेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय कुछ लोगों में उस क्वेश्चनेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस क्वेश्चनेयर में क्या कमियां रह गई हैं, क्या उसके लिए फीडबैक हम लेने की कोशिश करेंगे, और उनको पूछेंगे कि क्या उनको इस क्वेश्चनेयर को फिल करने में कोई प्रॉब्लम आई किसी तरह की। अगर आई तो उसको क्वेश्चनेयर को मॉडिफाई किया जाएगा। फिर है इंस्ट्रक्शंस। जैसे जब आप पेपर देते हो तो क्वेश्चन पेपर में आपको ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी होती है ना कि क्वेश्चन 1 से 10 तक कितने मार्क्स का है, ये वाला इतने मार्क्स का, ये वाला करना कंपलसरी है और ये वाला ऑप्शनल है, इन 4 में से आप 3 कर सकते हो। ऐसे ही कुछ नेसेसरी, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो उस क्वेश्चनेयर को फिल करने के लिए चाहिए होंगी वो भी मेंशन होनी चाहिए वहाँ पे। क्रॉस वेरिफिकेशन, हमने जो ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं हमें लास्ट में फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जिससे हम क्रॉस वेरीफाई कर सकें कि ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी है रिस्पोंडेंट ने कि क्या वो एक्यूरेट है। उसके बाद जैसे मान लो कि अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था, एक हमने क्वेश्चन पूछा कि क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, एक पूछा कितने की करते हो। ऊपर अगर पर्सन ने लिख दिया कि वो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता, नीचे उसने लिख दिया कि वो 10,000 की करता है, तो यहाँ से हम बात को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं ना कि वो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, और हमें उस पर्सन को, जो भी रिस्पोंडेंट है, हमें उसको रिक्वेस्ट भी करनी है कि उसकी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी जो भी वो दे रहा है, और वो इस एड्रेस पे इस क्वेश्चनियर को रिटर्न कर दे, सेंड कर दे। तो ये कुछ बातें थी जो हमें ध्यान रखनी है जब क्वेश्चनियर को प्रिपेयर करना है। ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए गुड क्वेश्चनियर में। अब किस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए? फर्स्ट है सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस।
सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जैसे यस नो राइट रॉन्ग, इस तरह के क्वेश्चंस की दो ऑप्शन है, उनमें से किसी एक को चूज़ करना है। एक आपके पास हो सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जैसे आपके एग्ज़ाम में भी आता है ना, 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक को टिक करना होता है, वो वाले। इसके अलावा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस जो 1 वर्ड वाले होते हैं, ये भी हो सकते हैं क्वेश्चनियर में। एक है ओपन क्वेश्चंस। ओपन क्वेश्चंस होते हैं जिसमें किसी की मर्जी है, वो जितना मर्जी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकता है, 4 5 6 जितना भी वो लिखना चाहता है लाइंस में। पर इस तरह के क्वेश्चन कोई एक या दो ही होने चाहिए क्वेश्चनियर में। अगर हम 7 8 क्वेश्चन इस टाइप के डाल देंगे तो लोग अवॉइड करेंगे, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा लिखना पसंद नहीं करेंगे, वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता उनके पास। ये एक क्वेश्चनियर का आपको सैंपल दिया हुआ है। देखो ये एक क्वेश्चनियर है जो किसी स्टूडेंट के एक्सपेंडिचर और इनकम से रिलेटेड है, तो इसको आप देख सकते हो कि कैसे प्रिपेयर किया गया है। इसमें हर तरह के क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड अल्टरनेटिव क्वेश्चंस भी हैं और ओपन क्वेश्चंस भी हैं। अब एक मेथड हमारा रह गया था प्राइमरी सोर्सेज का, वो था टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है टेलीफोन के थ्रू हम इंटरव्यू ले रहे हैं किसी पर्सन का, रिस्पोंडेंट का, और उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। इसके मेरिट्स डीमेरिट्स आप पढ़ोगे आपको खुद से समझ आ जाएंगे। उसके बाद यहीं आपको एक फील्ड सर्वे बताया। फील्ड सर्वे वही हम क्वेश्चनियर सेंड करते हैं जो, या इनोमिनेटर को भेजते हैं, वो है। एंड पायलट सर्वे जो प्री टेस्टिंग की जाती है क्वेश्चनियर की, ये वो है। उसके बाद सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड्स। तो सेकेंडरी डेटा मैंने आपको बताया था, वो वाला डेटा होता है जो ऑलरेडी कलेक्ट किया गया होता है किसी के द्वारा। हम किसी के कलेक्ट किए हुए डेटा को जब यूज़ कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी डेटा है हमारे लिए। तो अब यहाँ पे जो सेकेंडरी डेटा है वो भी दो तरह के हो सकते हैं, एक पब्लिश्ड और एक अनपब्लिश्ड। पहले पब्लिश्ड की बात करते हैं। पब्लिश्ड मीन्स जैसे न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में यहाँ पब्लिश होता है ना, वो उस तरह से। तो पब्लिश्ड सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं सेकेंडरी डेटा के, कहाँ कहाँ से हमें मिल सकता है पब्लिश्ड डेटा? गवर्नमेंट पब्लिकेशन से मिल सकता है, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन से मिल सकता है, और कमेटीज़ और कमीशंस होती हैं जो उनकी रिपोर्ट से मिल सकता है। अब गवर्नमेंट पब्लिकेशन में कैसे, जैसे गवर्नमेंट की कुछ पब्लिकेशंस हैं, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ डेटा। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ डेटा में एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारा डेटा पब्लिश किया होता है। ऐसे एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। तो ये डेटा पब्लिश्ड फॉर्म में गवर्नमेंट के पास होता है। अगर किसी को चाहिए तो इनसे रिक्वेस्ट करके उस डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। फिर ऐसे ही सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन है, इसमें म्यूनसिपैलिटीज़, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स, ये सब आ जाएंगी। इनके पास डेटा होता है एजुकेशन, हेल्थ, बर्थ, डेथ, इन सब से रिलेटेड। जैसे कमेटीज़ होती हैं ना, ये सेमी गवर्नमेंट होती हैं, इनके पास डेटा होता है इन चीज़ों से रिलेटेड, तो हम इनसे ये वाला डेटा ले सकते हैं। फिर है रिपोर्ट्स ऑफ कमेटीज़ एंड कमीशंस, जैसे प्लानिंग कमीशन आपने सुना हुआ है, फाइनेंस कमीशन होगी, मोनोपोलीज कमीशन होगी। फाइनेंस कमीशन के पास सारा फाइनेंस से रिलेटेड डेटा होगा। प्लानिंग कमीशन पहले थी, अब नीति आयोग ने उसको रिप्लेस कर दिया है। तो प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान्स बनाती होती थी, उससे रिलेटेड उसके पास सारा डेटा होता था कि क्या क्या टारगेट्स हैं, कितने % GDP किस ईयर में बढ़ना चाहिए, वो सारा कुछ। तो हम इनसे डेटा ले सकते हैं। उसके बाद है पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। जो ट्रेड एसोसिएशन होती हैं, जैसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, या ट्रेड एसोसिएशन में आएगा, जैसे शुगर मिल्स एसोसिएशन होगी, ट्रेड यूनियंस, लेबर यूनियंस होती हैं, इन सब का पब्लिश्ड डेटा होता है, इन तक हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इनके पास डेटा होता है, ये हम एक्सेस कर सकते हैं। जर्नल एंड न्यूज़पेपर्स वगैरह हो गए, इकोनॉमिक टाइम्स, ऐसे ही द ट्रिब्यून वगैरह। और पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स, जो लोग PhD कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, उन्होंने अपनी जो थीसिस होती है उसको भी पब्लिश करवाया होता है। तो अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उनसे भी ले सकते हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस,
ये पब्लिकेशंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश करवाती हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, UNO, ये सारी होती हैं, या यूरोपियन यूनियन, EU, ये सारी। उसके बाद है अनपब्लिश्ड सोर्सेज कौन से होते हैं। अनपब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं जैसे न्यूज़पेपर में जो पब्लिश किया हुआ ना उस फॉर्म में नहीं होगा, वो हैंड रिटन होता है, जो उसको हम अनपब्लिश्ड बोलते हैं। जैसे आपके स्कूल में अनपब्लिश्ड होता है, जैसे बच्चों का बच्चों के लिए रजिस्टर्स वगैरह मेंटेन किए जाते हैं ना, अटेंडेंस या कुछ और इस टाइप से, वो अनपब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं। हॉस्पिटल्स में होते हैं, हैंड रिटन रिकॉर्ड होता है, वो अनपब्लिश्ड होता है। अब जब हम सेकेंडरी डेटा को यूज़ कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी है, कौन कौन से सावधानियां बरतनी चाहिए। एक, हमें देखना पड़ेगा कि जो डेटा है वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल मीन्स उसके ऊपर हम यकीन कर सकें, और जो डेटा है वो सूटेबल होना चाहिए इंक्वायरी के पर्पज़ से, कि हम जिस चीज़ के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या उस इंक्वायरी के लिए ये वाला डेटा ठीक रहेगा, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। और क्या डेटा एडिक्वेट है, जितना हमें चाहिए इतना ही है, या हमें इससे ज़्यादा की ज़रूरत है या इससे कम की ज़रूरत है, इनफ है या नहीं है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो रिलायबिलिटी, सूटेबिलिटी, एडिक्वेसी, इन सब को चेक करने के लिए कुछ बातें हमें ध्यान रखनी होंगी। वो क्या है? एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया था, क्या उसके पास एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर्स हैं जिन्होंने कलेक्ट किया, ताकि हमें पता लग सके कि वो डेटा रिलायबल है भी या नहीं है। फिर सेकंड थिंग जो हमें ध्यान रखनी है वो है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, कि जब पहली बार डेटा कलेक्ट किया गया था तो उस टाइम पे उनका क्या ऑब्जेक्टिव था, और हम इस डेटा को ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव मैच कर रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। फिर मेथड ऑफ कलेक्शन, कि फ़र्स्ट टाइम जिस पर्सन ने, जिस इन्वेस्टिगेटर ने इस डेटा को कलेक्ट किया था, उसने किस मेथड को यूज़ करके कलेक्ट किया था। पर्सनल इंटरव्यू लिया था, या क्वेश्चनर मेथड यूज़ किया था, या कौन सा मेथड यूज़ किया था। फिर है टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन, जिस टाइम पे वो डेटा कलेक्ट किया गया था कैसा टाइम था वो, मतलब कैसी कंडीशन थी उस टाइम पे। जैसे GDP से रिलेटेड अगर डेटा कलेक्ट किया गया, तो अगर प्रीवियस ईयर में किया गया तो वो डेटा हमें रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, क्योंकि वो कोरोना वाला सेशन था ना, तो उसमें तो GDP माइनस में भी गई थी। तो हमें ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। डेफिनेशन ऑफ यूनिट, जब फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट किया गया था तो किस यूनिट में किया गया था, मेज़रमेंट यूनिट, और अब हम उस डेटा को यूज़ कर रहे हैं तो हमने उसके लिए क्या यूनिट डिफ़ाइन की हुई है, ये भी हमें मैच करना पड़ेगा। एक्यूरेसी, हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या वो डेटा एक्यूरेट है भी या नहीं, ठीक है, क्योंकि हम किसी और के डेटा को यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो 100% सही ही होगा। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जब भी हम सेकेंडरी डेटा को यूज़ करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, क्योंकि उस डेटा को हम कलेक्ट नहीं कर रहे, खुद ओरिजिनल नहीं है वो। उसके बाद कुछ सेकेंडरी डेटा के दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं, वो क्या हैं? एक तो है सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया क्या होता है? ये इंडिया के पॉपुलेशन से रिलेटेड इसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि 10 ईयर्स के बाद जब जनगणना की जाती है तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ना, डेंसिटी कितनी है पॉपुलेशन की, साइज़, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, फीमेल है या मेल है, जेंडर, लिटरेसी वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें चेक की जाती हैं, नोट की जाती हैं। उसके बाद है रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो ये डेटा कलेक्ट करता है कि पूरी कंट्री में, चाहे कोई रूरल एरिया चाहे कोई अर्बन एरिया, किस लेवल तक कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं, ये उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखता है। मतलब लैंड या लाइफ स्टॉक कितना है लोगों के पास, हाउसिंग कंडीशन उनकी कैसी हैं, कितने लोग माइग्रेट हो रहे हैं कहाँ से, क्या एम्प्लॉयमेंट लेवल है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, कंज्यूमर कितना खर्च कर रहा है, कितना कमा रहा है, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं NSSO में, ठीक है। तो अगर हमें इनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते हैं। सेंसस सर्वे एंड NSSO ये दोनों ही पब्लिश्ड फॉर्म में होंगे, पब्लिकेशंस मतलब पब्लिश्ड डेटा मिलेगा हमें यहाँ से। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड योर चैप्टर नंबर 2 इज़ कंप्लीट
In our next video lecture, we will start chapter number 3. So keep revising. Thank you.